हेलो साथी, मैं गौरव कुमार स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हिस्ट्री में क्या पढ़ा था और क्या क्या समझा था, उसके बारे में आप लोगों को मैंने डिटेल में समझाया था। आज हमारी जो वीडियो होगी आगे के बारे में कंटिन्यू करेंगे। आज हम सेकंड पार्ट में जानेंगे कि हिस्ट्री में और क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। लास्ट क्लास में बच्चे मैंने आपको बताया था हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री शब्द का मतलब क्या होता है, दो शब्द बताए थे। एक होता है इतिहास और एक होता है अतीत। इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये दोनों चीजें आपको मैंने समझाई थी, है ना। जिसके कोई भी एविडेंस ना हो और ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई जिसका कोई एविडेंस ना हो, उन चीजों को हम अतीत बोलते हैं। जैसे कल खाना खाया, इसका कोई प्रूफ ही नहीं है मेरे पास, तो इस कंडीशन को मैं पास्ट बोलूंगा। लेकिन अगर कल खाते हुए फोटो खींच ली और आज मैं कहता हूँ कि भाई कल मैंने ये खाना खाया था, देख मेरे पास एविडेंस भी है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। मतलब इसमें एविडेंस की जरूरत होती है, ये विदाउट एविडेंस हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इतिहास या हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री शब्द मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया वर्ड से निकल कर आया है, जिसका मतलब ग्रीक भाषा में होता है किसी भी चीज की खोजबीन करना और उसे प्राप्त करना। अगर हम बात करते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द एक व्यक्ति ने खोजा था जिसका नाम था हेरोडोटस, और उसी हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और इसी किताब की वजह से इनको एक टाइटल दिया गया, दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। तो जब भी हम बात करते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री की, तो हेरोडोटस ने किन चीजों पे काम किया बच्चे, हिस्ट्री के ऊपर काम किया। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, हमारी हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। आसान करने के लिए हमारी हिस्ट्री को कितने हिस्सों में बांटा गया बच्चे, तीन हिस्सों में। एक वाली बड़ी हिस्ट्री का या पहली हिस्ट्री का नाम है प्री हिस्टोरिक। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, प्री हिस्टोरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक। एक वाली हिस्ट्री को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। क्या बोलोगे, प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। अच्छा, तीसरी हिस्ट्री को क्या बोलते हैं बच्चे, हिस्टोरिक को बोलते हैं। अच्छा, इन तीनों में क्या फर्क है सर। ये जो प्री हिस्टोरिक है ना, इसे हम हिंदी में कभी कभी बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। और प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आज तक कोई भी घटना हुई होगी उसका आज तक कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला, यानी नॉट एनी रिटन एविडेंस। यानी ऐसी हिस्ट्री जिसका आज तक कोई लिखित प्रमाण ही नहीं है, सिर्फ घटना हुई थी ये कह के छोड़ दिया गया। आज तक इसके बारे में एक भी एविडेंस प्रूफ आपके हाथ में नहीं है। इसी को हम कहते हैं बच्चे प्री हिस्टोरिक। जैसे बचपन या मान के चलो पुराने समय में चलो, तो हमने पुराने समय में गलती से स्टोन यूज करते करते आग की खोज कर ली, पर वो दिन तारीख क्या थी, वो कौन सा पत्थर था, ऐसा कुछ नहीं लिखा मिलेगा। पर यह बात सत्य है कि उससे आग की खोज हो गई थी, और आज भी वो यूज होती है, हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पर ये खोज हुई कब थी, इसका आज तक रिटन एविडेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक। इस हिस्ट्री के बारे में इसके फादर जो माने जाते हैं प्री हिस्टोरिक के, वो रॉबर्ट ब्रूसफुट माने जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, ये किसके फादर हैं बच्चे, ये फादर माने जाते हैं प्री हिस्टोरिक के। एक होती है प्रोटो हिस्टोरिक, इसमें रिटन एविडेंस तो है पर आज तक इसे पढ़ नहीं पाए। यानी कि इसके रिटन एविडेंस तो मिलेंगे बच्चे, पर ये डिकोडेड नहीं हुई आज तक, इसको पढ़ा नहीं जा सका, उसे प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसके फादर का नाम क्या है, इसके फादर का नाम बच्चे चार्ल्स चार्ल्स मैसन कहते हैं। चार्ल्स मैसन, ये इसके फादर हैं। या कुछ लोग इसे कनिंगम भी बोलते हैं। फादर ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक कनिंगम है। इसी में हम इंडस वैली की बात करते हैं। और हिस्टोरिक बच्चे, जब हम इसकी बात करते हैं ना, इसके अंदर हम तीन हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसी में पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री, इसी में पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री, और इसी में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, एंशियंट हिस्ट्री जो है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं हिस्टोरिक में। और इन्हीं तीनों हिस्ट्री के लिखने वाले जो फादर कहलाते हैं वो कहलाते हैं हेरोडोटस। और हेरोडोटस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तीनों हिस्ट्री के ऊपर काम किया, और तीनों हिस्ट्री के अंदर एक कॉमन चीज बताई। जब जीसस का जन्म हुआ था, क्योंकि ये तो हेरोडोटस जो था बच्चे, ये तो एक तरीके से पोर्चुगीज था, पुर्तगाली था ये। तो इस बंदे ने क्या किया, सारी, और पुर्तगाली कौन होते हैं बच्चे, क्रिश्चियन होते हैं। ये क्रिश्चियन था एक, और क्रिश्चियन था, तो ये लोग, इन लोगों ने जो भी काम किए हिस्ट्री में, कोई भी एविडेंस वगैरह लिखता था ये, तो उन सभी चीजों को ये बीसी और एडी फॉर्मेट में लिखता था। बिफोर क्राइस्ट और एडी फॉर्मेट मतलब एना डोमिनी। तो इस कंडीशन के हिसाब से पूरी हिस्ट्री लिख दी गई। ठीक है जी। तो हम इसमें तीन हिस्ट्री की बात करेंगे, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। और हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐसा कोई हिस्ट्री जिसके बारे में रिटन एविडेंस भी मिले हों, और ऐसे हिस्ट्री को पढ़ा भी गया हो, क्या गया हो, पढ़ा भी गया हो, डिकोडेड भी हो, उस हिस्ट्री को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिक। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक कहते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक को भी दो हिस्सों में बांटा गया। कहते हैं कि जो हमारी प्री हिस्टोरिक है बच्चे, इस समय पे क्या होना यूज हुआ था, उस समय इंसान, इसके अंदर हम लोग जनरली तरीके से एक चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है ह्यूमन एवोल्यूशन।
आपको याद होगा मैंने इसी टाइम पर क्लास छोड़ी थी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। आज ये थ्योरी समझाऊंगा। ह्यूमन एवोल्यूशन क्या होता है बच्चे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क। आप लोगों ने इनका नाम कई बार बहुत बार सुना होगा। ये वो व्यक्ति भी है जिसने बायोलॉजी वर्ड की भी डिस्कवरी की थी, और बायोलॉजी वर्ड जो डिस्कवर किया था वो भी लेमार्क ने किया था। लेमार्क एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने क्या बताया था कि इंसान एक्चुअल में इंसान जैसा क्यों दिखाई देता है। आखिर इंसान की अगर हम बात करते हैं एंसेस्टर्स की, यानी इंसान एक्चुअल में पुराने समय में कैसा दिखता था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया चिंपैंजी जैसा दिखता था, शक्ल चिंपैंजी जैसी लगती थी, आंखें बड़ी बड़ी थी, पीछे पूंछ निकली होती थी, दांत बड़े नुकीले से होते थे। ऐसा टाइप का इंसान दिखता था। मतलब बहुत साल पीछे चले जाओ, लाखों साल पहले, तो इंसान की शक्ल कुछ इस तरीके की होती थी। कुछ लोग तो कहते थे कि आज जो अफ्रीकन लोग दिखते हैं ना, अफ्रीकन लोगों की शक्ल दिखाई देती है, वैसे हम कई साल पहले दिखते थे। यानी कि हम लोगों के मान के चलो अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नो डाउट, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन उस समय कई लाखों साल पहले हमारी बॉडी कैसे स्ट्रक्चर में थी? तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी ना, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम मैंने अभी बताया, लेमार्क। लेमार्क के सामने बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कि आखिर इंसान एक्चुअल में इंसान जैसा कब से दिखाई देने लगा। मतलब हम होमोसेपियन कब बने थे? यानी हमारी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, नाक, कान, मुंह, दांत और बॉडी के अंदर बाल बूल सब इस जगह पे कैसे आए? मतलब बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि हमारी बॉडी में कुछ एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन मतलब कोई बदलाव आया शरीर में। तो इसके ऊपर रिसर्च करने लगे। तो ये जब रिसर्च कर रहे थे ना, तो इनकी कई सारे साइंटिस्टों से मुलाकात हुई, और उन साइंटिस्ट से इन्होंने विचार विमर्श किया। विचार मतलब थॉट्स लिए कि आपकी नजर में क्या है कि इंसान कैसा दिखता था। तो कई साइंटिस्टों ने तो ये जवाब दे दिया कि हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो एक्चुअल में मंकी जैसा ही था। हम एक तरीके से मंकी ही थे या चिंपैंजी ही थे, और इन्हीं चिंपैंजी से हम ओरिजिनेट होके धीरे 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 आज हमारा इंसान जैसा शरीर हो गया। यानी पहले हम मंकी जैसे दिखते थे, आज इंसान जैसे दिखते हैं। मतलब मंकी से ही हम क्या बन गए? इंसान बन गए। तो इन्होंने ठीक मान लिया, लेमार्क को लगा शायद ये बात सही भी होगी। तो इन्होंने कई दिनों तक इस बातों पे विश्वास भी रखा, और इस विश्वास के चलते इन्होंने ये थ्योरी बहुत दुनिया भर में फैलानी शुरू कर दी। लोगों को इस बात पे भी विश्वास हो गया कि यार हो सकता है लेमार्क अपनी जगह पे ठीक हो। लेकिन लेमार्क को एक दिन बंदर दिखा। तो इनको जब बंदर दिखाई दिया तो इनके दिमाग में शक उठा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने जब साइंटिस्टों से पूछा तो उन लोगों ने तो ये बोला था कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो अब बंदरों से हम धीरे धीरे इंसान बन गए। तो इनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा कि जब सारे बंदरों से इंसान बन चुके हैं तो बंदर अब क्यों दिख रहे हैं? बंदर तो इंसान होना चाहिए था, ये बंदर मेरे सामने कैसे दिख रहा है? तो इनको दिमाग में आया कि हो सकता है साइंटिस्टों की कहीं ना कहीं थ्योरी गलत है, मुझे अपने बलबूते पे कहीं ना कहीं रिसर्च करनी चाहिए। तो ये रिसर्च में लग गए, और रिसर्च करने के लिए इनको बहुत सारे एविडेंस मिले। जैसे अब धीरे धीरे इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने दिमाग लगाया कि एक बात तो साइंटिस्टों ने बिल्कुल ठीक कही कि पूरे जानवरों में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल मंकी जैसा स्ट्रक्चर दिखा देता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको लग रहा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मंकी और हम लोगों एक कॉमन जगह पे कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने दिमाग दौड़ाया, इनको लगा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां से मंकी निकल कर आया हो, जिस जगह से मंकी निकल कर आया, मतलब इसके जो पूर्वज हों, एंसेस्टर्स होंगे, क्या पता उसी पूर्वज से इंसान भी आया हो। और अगर दोनों के पूर्वज एक हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर भी दोनों का एक जैसा दिखाई देगा। इसे हम कॉमन भाषा में समझें तो मान के चलो एक फैमिली मेंबर है, एक मान के चलो फैमिली मेंबर है, पेरेंटल जनरेशन है, इनसे एक बेटा पैदा हुआ अरुण नाम का। कुछ सालों के बाद एक और बेटा पैदा हुआ वरुण नाम का, और पता लगा इनकी बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी शक्ल सेम टू सेम मिल रही है। तो पता लगा क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर से निकल कर आए हैं। सेम ऐसे ही हो सकता है, जहां से मंकी आया हुआ वहीं से इंसान भी आए। बस फर्क इतना था कि मंकी पहले धरती पर आ चुका था, उसके कुछ सालों के बाद फिर इंसानों ने जन्म लिया धरती पर, और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा। तो इंसान ने जब पूरी गर्दन घुमा के चेक किया पूरे जंगलों में, तो पता लगा मंकी जैसा स्ट्रक्चर सिर्फ इंसानों का ही है। तो इसने सोचा कि हमें सरवाइव करने का जो तरीका सिखा सकता है वो यही सिखा सकता है। कौन? बंदर। इसी बंदर को जिंदगी भर फॉलो करके हमें जिंदा रहना पड़ेगा। तो बंदर लोगों ने हमारी हेल्प करी, हमें खिलाना सिखाया, हमें कूदना सिखाया, हमें पूंछ हिलानी सिखाई, हमें आंख मारनी सिखाई, हमें कूदना सिखाया, हमें उड़ना सिखाया, सब चीज सिखा दी इन लोगों ने। जब हम सीख गए ना, तो इंसान की बड़ी गंदी फितरत होती है। इंसान जब बहुत सारी चीजें सोच लेता है ना, सीख लेता है, तो इंसान कहता है कब तक हम ऐसे झुक के चलते रहेंगे, क्योंकि उस समय हम इंसान चार पैरों के अकॉर्डिंग चलते थे। उस समय इंसानों को एस्ट्रेलोपिथेकस ह्यूमन कहते थे। क्या बोलते थे? एस्ट्रेलोपिथेकस। फिर जावा बना, फिर नियंडरथल बना, नियंडरथल के बाद बना फिर धीरे धीरे इसके करीबन 6 स्टेजेस बने। पैकिंग ह्यूमंस बना, ऐसे करते हुए 6 स्टेजेस में बदला गया, और लास्ट स्टेज बनी इसकी होमोसेपियन।
तो जब हम लोग ऐसे थे ना, ऐसे झुक के चलते थे, हमारे चारों पैर यूज होते थे, तो उस कंडीशन में इंसानों को एस्ट्रेलोपिथेकस बोलते थे। इंसान ने सोचा कि कब तक हम चारों पैरों का यूज करते रहेंगे, कब तक हम अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका के चलेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। तो सीधा करने के लिए इंसान ने क्या किया, मंकी ने क्या किया, भाई नेचर का करिश्मा होता है, इंसान ने क्या काम करा, इंसान ने अपनी जमीन से जब जब ये रीढ़ की हड्डी को सीधा करता था, तो इसके आगे वाले पैर हवा में उड़ जाते थे। ये कहता था नहीं, ये लगने चाहिए। लेकिन ये जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करे, ये पैर वो हवा में उड़ जाते थे। कहता ठीक है, रीढ़ की हड्डी तो सीधी करनी है, पैर हवा में उड़ते हैं तो उठने दो, कोई दिक्कत नहीं। हवा को ऊपर हवा में उठाकर बैलेंस बना बना के दूसरे तीसरे यानी कि करीबन पिछले वाले पैरों से चलने लगा। जब चलने लगा, इसने सोचा अब और ऊपर थोड़ी कमर सीधी करता हूँ। जब और सीधी करने लगा, तो फिर इसने और ज्यादा मेहनत करके पैर वैर सीधे करे, अपने पीछे वाले पैरों से चलता था। उसके बाद फिर और सीधा हुआ, फिर और सीधा हुआ, फिर और सीधा हुआ, फिर और सीधा हुआ। जैसे जैसे इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई, इसका इंसान का डेवलपमेंट होता चला गया, और ये धीरे धीरे एस्ट्रेलोपिथेकस से बन गया होमोसेपियन। ये जो एस्ट्रेलोपिथेकस ह्यूमन था, जिसमें इंसान बंदर जैसा दिखता था, उस समय से लेकर होमोसेपियन तक इसको 10 लाख साल लग गए। यानी बॉडी का चेंजेस आने में इसको 10 लाख से भी ज्यादा साल लग गए। यानी कि अब अंदाजा लगाएं, तो एक इंसान में रीढ़ की हड्डी को सीधा होने में 10 लाख साल लग गए। और यानी इस कंडीशन को हम कभी कभी बच्चे बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का एक सबसे सिंपल सा फंडा है कि हजारों लाखों साल में इंसान के शरीर में आने वाला बदलाव क्या कहलाता है, एवोल्यूशन कहलाता है। अगर मैं इसी एवोल्यूशन को फॉलो करूं और लेमार की बात को फॉलो करूं, तो इनका कहना है कि अगर आप लंबे समय तक अपने हाथ को ऐसे ऊंचा रखोगे, तो हो सकता है आपके हाथों का साइज पैरों के साइज से बड़ा हो जाएगा। मतलब इसी चीज को इन्होंने एवोल्यूशन में ठहराया। इन्होंने तो और भी सारी बातें बताई, जैसे एग्जाम्पल में ह्यूमन एवोल्यूशन पे जब ये रिसर्च करने लगे, तो इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है। जब इंसान इंसान जैसा बन गया, होमोसेपियन बन गया, तो जंगलों में तब भी इसको खाना चाहिए था। उस समय इसने इस्तेमाल किया पहली बार पत्थर का। अब ये क्या करता था, अब इसको खाना खाने के लिए थोड़े से जानवरों की मारने की कोशिश करनी पड़ती थी। अब जानवरों को मारे कैसे, अब जानवर मरते कैसे थे, हाथ से मरेंगे नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, जंगलों में कोशिश करते थे कोई तो ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम शिकार कर पाए। तो उस समय हथियार बंदूक ऐसा कुछ तो होता नहीं था। उस समय एक नेचर में एक इम्पॉर्टेंट पत्थर जैसी चीज होती थी, जिसे हम पत्थर या स्टोन कहते थे। उसी पत्थर का इस्तेमाल करके ये क्या करता था, शिकार करता था। अब पत्थर मिलता था, यूं खींच के मारता था, ऐसे फेंक के मारा एकदम से, लगा जानवर एकदम से ऐसे लगी, एकदम से ऐसे ऐसे बेहोश हो गया, और ये भाग के जाता था ऐसे एकदम से। कहता आज पकड़ के खाऊंगा। तो तब तक भाई पता लगा घायल तो हुआ है, लेकिन भाग जाता था। इसको लगा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर ये शिकार क्या करता था, अब ये शिकार करने के लिए पत्थर को घिसने लगा। पत्थर को घिसता था तो एकदम से पत्थर नोकीला बन गया। अब कहता है खींच के मारूंगा, अंदर ही घुस जाएगा, एकदम से खाएंगे दबा के। तो फिर खींच के मारता, तो उसी से शिकार करके खाता था। तो यहीं से ह्यूमन एवोल्यूशन में इंसान जब कैसा बना बच्चे, होमोसेपियन जैसा बना। तो होमोसेपियन के बनने के बाद अब इसका शिकार करने का तरीका शुरू हो गया। जब ये शिकार करने लगा, तो इस टाइम पर इसको एक हथियार की जरूरत पड़ी, जिसका नाम था बच्चे स्टोन। क्या था, स्टोन। और यहीं से एक काल शुरू हुआ, स्टोन एरा। अब स्टोन एरा क्यों बोला, क्योंकि यही पत्थर धीरे धीरे बहुत सारे नए युग में एक हथियार का रूप लेगा। एरा मतलब होता है युग आ गया इसका। अब स्टोन एरा भी तीन तरीके के यूज में चलता था। एक चलता था बच्चे पैलोलियोथिक एज, या पैलियोथिक एज कहते थे, पैलियोथिक एज कहते थे, लिथिक एज कहते थे। एक कहते थे मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज कहते थे। एक कहते थे न्यूलियोथिक एज कहते थे, न्यूलिथिक एज कहते थे। ठीक है जी। पैलियोथिक एज का मतलब बच्चे, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। अब पाषाण वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, पत्थर के लिए। पूरा पाषाण काल, इसे कहते थे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहते थे। इसे कहते थे बच्चे नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये जो टाइम पीरियड था, इसका आज तक नहीं पता लगा कब से शुरू हुआ, नॉट डिफाइंड। लेकिन इतना जरूर है, 10 लाख या कह सकते हो 10,000 साल तक था ये, 10,000 बीसी तक रहा। अच्छा, इसके बाद ये टाइम पीरियड चला 10,000 बीसी से लेकर बच्चे 8,000 बीसी तक रहा। कब तक रहा, 8,000 बीसी तक। ये चला 8,000 बीसी से लेकर, 8,000 बीसी से लेकर ये रहा आपका कब तक। तो इसके बारे में याद रखना, ये चलेगा आपका कब तक बच्चे, 8,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक रहेगा ये। ठीक है जी, 8,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक चलता है। अब देखो यहाँ पर घटना और कहानी क्या हुई, यहाँ पर घटना और कहानी क्या हुई, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है जी, 8,000 बीसी से लेकर ये चल रहा है 6,000 बीसी तक रहेगा।
ठीक है, 6000 नहीं लिखो, यहाँ पर लिख लेते हैं 2500 बीसी तक चले गए। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या थी। यहाँ पर हम लोगों ने बोला था कि इस टाइम पीरियड में इंसान का एवोल्यूशन हो चुका था, यानी ह्यूमन क्या हो चुका था सर, ह्यूमन का एवोल्यूशन हो चुका था। एवोल्यूशन वाली कहानी मैंने समझा दी कि इंसान का मतलब यहाँ पर ह्यूमन कैसा बन चुका था, होमोसेपियन जैसा दिखने लगा, मतलब शक्लें बॉडी स्ट्रक्चर पूरा इंसानों जैसी बन चुकी थी इस टाइम पीरियड तक। इस कंडीशन में इंसान पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी में आ चुका था। अच्छा, इसमें ना जो लेमार्क नाम का साइंटिस्ट था, इसने कई सारी घटनाएं बताई एवोल्यूशन की। जैसे इसने बोला कि कुत्ता कोई ऐसा एनिमल नहीं है, कुत्ता कोई अलग से नेचर ने पैदा नहीं किया, कुत्ता खुद कहाँ से निकल कर आया है, भेड़िए से। वुल्फ, आपने एक जानवर सुना होगा भेड़िया, वुल्फ। वुल्फ पहले के समय में दो तरीके के होते थे। एक ऐसे एनिमल, एक ऐसा वुल्फ जो जंगली होता था, वाइल्ड, जिसको रोज मशक्कत करके अपने लिए खाना बनाना पड़ता था। इसको खाना खाने के लिए हमेशा शिकार करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। और मेहनत करने के लिए क्या करता था, इसके पास भगवान ने इसको शिकार करने के लिए अच्छे नाखून दिए, इसको जानवर को फाड़ने के लिए अच्छे दांत यानी कैनाइन वाले तरीके के दांत दिए भगवान ने। इसके अलावा इसको भागने की ताकत अच्छी थी, यानी दौड़ने की ताकत अच्छी थी इसके पास। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या करता था सर, ये अपने, इसका जो चोंच जैसा मुंह था, चोंच जैसा मुंह था, ये भी भगवान ने इसलिए दिया ताकि ये शिकार तगड़ा कर पाए। कुछ ऐसे भी वुल्फ थे जो इंसानों पाल लिए थे, इंसानों ने क्या कर लिए थे, इंसानों के द्वारा पालने शुरू कर दिए। जब इंसानों के द्वारा पाले गए तो वो भेड़िया जो था, अब वो मेहनत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो खाना पीना कौन अरेंज कर देता था, इंसान। तो भगवान को लगा कि भाई इसका तो नेचर में ये तो नाखून यूज ही नहीं करता है, तो नेचर ने धीरे धीरे इस वाले भेड़िए के नाखून धीरे धीरे छीन लिए। इसमें कैनाइन ज्यादा खतरनाक होते थे क्योंकि चीर फाड़ करना पड़ता था जानवर को कंज्यूम करने के लिए। अब इसमें जो था, ये चीर फाड़ करने वाला खाना ही नहीं खाता था, इंसान इसे जैसा खाना खिलाता था उसी खाने को कंज्यूम कर लेता था। तो इसके नौके नुकीले जो दांत थे ना, नुकीले दांत यानी कैनाइन वाले जो दांत थे, वो कैनाइन वाले दांत धीरे धीरे शार्प होने की वजह धीरे धीरे साइज में छोटे हो गए। इसके अलावा इसका चोंच जैसा मुंह नहीं था क्योंकि शिकार नहीं करता था, इसके भगवान ने चोंच जैसा मुंह भी इसे छीन लिया। और इसकी बॉडी के अंदर बहुत तरीके के अलग अलग चेंजेस आ गए। ये भेड़िया जो था, ये इस वाले वाइल्ड भेड़िए से अलग दिखता था। और आज इसी वाइल्ड लाइफ वाले के भेड़िए को जो हम कहते हैं, यानी कि जो इंसानों ने पाला, इस भेड़िए को आज हम लोग कुत्ता कहते हैं, कुत्ता, यानी कुत्ते का शेप बन गया। आज हम इसी को डॉग बोलते हैं। तो नेचर ने कभी डॉग को पैदा नहीं किया, डॉग तो खुद एवोल्यूट हुआ है। कहाँ से बच्चे? एवोल्यूशन से। कहाँ से एवोल्यूशन से? एवोल्यूशन से इवॉल्व हुआ है। ठीक है जी। तो नेचर ने इसको नहीं बनाया है, नेचर ने तो एक्चुअल में क्या बनाया है बच्चे, भेड़िया बनाया है। वो भेड़िया आगे चलकर क्या बन गया, डॉग बन गया, वो अलग बात है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसी टाइम पीरियड में हुआ क्या था, तो बच्चे इस टाइम पीरियड में इंसान जो था, यहाँ पर गुफाओं में रहता था, केव में, गुफा में रहना सीखता था। खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर इंसान जो था खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब होता है जो खाने की तलाश में घूमता है। तो खाने की तलाश में यहाँ पर इंसान क्या करता था, जंगलों में भटकता था, और भटकते समय इसको जैसे पत्थर दिखता था, उस पत्थर से क्या करता था, शिकार करता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन शिकार करा इस बंदे ने। जब शिकार करा, खींच के जब पत्थर मारा ऐसे जानवर को, तो जानवर को लगा एकदम से भैया, तो उस समय गया, पकड़ के लाया, एकदम से खींच के लाया, एकदम उसकी बॉडी वॉडी फाड़ी, इसका लीवर वीवर निकाल के खाना शुरू कर देता था। उस समय इंसान को खाने के लिए इन्हीं को मार के खाना पड़ता था। अब जब खा लेते थे, अब भैया इसको रात में फिर भूख लगी। अब रात में भूख लगी तो ये सोचने लगा, यार अब रात में तो दिखाई नहीं दे रहे जानवर, मारूं कैसे, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी। तो ये क्या करता था, आवाज सुन लेता था कि किस डायरेक्शन में कोई जानवर भाग रहा है। पत्थर तो होते ही था हाथ में, बस उसी अंधाधुंध पत्थर चला देता था ऐसे। अब एक दिन क्या हुआ, पत्थर चला दिया इसने, और पत्थर जाके किसी बड़े पत्थर पे टकरा गया, और रात में दिखाई दी इनको चिंगारी। ये तो शौक हो गए, कहते हैं भैया ये तो बड़ी अनोखी चीज निकल के आई। इनको फिर अगले दिन क्या हुआ, इन्होंने फिर रात में शिकार किया, फिर खींच के मारा, फिर पता लगा चिंगारी निकली। इसको लगा यार ये कौन सी चीज है जिसपे टकराती चिंगारी निकल रही है, क्या है ये चीज। तो इसने सोचा पत्थर लेके एक बार घिसता हूँ किसी जगह पे, क्या पता घास पे घिसने लगा, पत्तों पे घिस रहा था, पेड़ पे घिसने लगा, तो इसने सोचा यार इनसे तो चिंगारी नहीं निकल रही। फिर एक पत्थर दिखा, उस पे घिसा, कहता है ये था मतलब मामला। कहता है एक काम करता हूँ, अब आएगा मजा, यूं करा एकदम, यूं करते रहे, ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा, और ऐसे खींचा तो पता लगा इसमें से चिंगारी निकल रही है। इनने का मजा आ रहा है, फिर मारा खींच के और चिंगारी निकली, और मारा, फिर खींच के चिंगारी मारी, फिर निकली।
और जैसी तीसरी बार मारी चिंगारी खींच के, चिंगारी इतनी तेज गिरी जाके जमीन पर, और जमीन पे बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े थे, खींच के पकड़ी क्या, आग पकड़ गई। जैसी आग पकड़ी भैया, जितने जानवर उस आग के रेडियस में आए सब जल गए। इन बचे हुए लोगों ने क्या काम करा, इन बचे हुए लोगों ने जो मरे हुए जानवर थे उनको खा के चेक किया, जो आग में जल के झुलस गए। जब उनको खा के चेक किया तो भैया टेस्ट में मजा आया इनको, कहते हैं आज से तंदूरी चिकन, आज से चिकन तवा फ्राई करेंगे, आज हम लोग बारबेक्यू बनाए करेंगे। तो अब इन लोगों ने एक नई चीज सीख ली, खाना बनाने का तरीका सीख लिया कि खाना कैसे बनाया जाता है। तो एक नई चीज पता लग गई कि खाने को जब भी अब शिकार करेंगे मार के खाएंगे। तो खाने को मार के खाना सीख गए, यहाँ पर खाना बदोश इंसान बन गया। उसके बाद खाना वाना खाना सीख गया, बॉडी वॉडी सारी चीज पता लग गई। इसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर इसने क्या कर ली, सीख ली। ठीक है जी, यहाँ पर इसके सारे सारे इवेंट होते चले गए। अब भैया जिस दिन मान के चलो धीरे धीरे क्या हुआ, अब इनको क्या थी कि दिक्कत ये आने लग गई, है ना, दिक्कत इनको यहाँ पर ये भी आने लग गई कि यहाँ पर क्या था, खाना बदोश था, केव में गुफाओं में रहने लगा। साथ साथ मैंने आपको बताया था इस समय पत्थर थोड़े गोल शेप के इस्तेमाल होते थे, तो शिकार करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो इन लोगों ने क्या काम करा, शिकार करने की एक नई टेक्निक निकाली। इसी पत्थर को आप बैठ के सोचते थे कि शिकार कुछ नई तरीके से किया जाए, तो घिसने लगे पत्थर को। जब पत्थर घिसा तो ये पत्थर जब घिसने लगोगे, इधर से घिसोगे और इधर से घिसोगे, तो ये पत्थर ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा घिसोगे तो ये वाली शेप तो घिसने लग जाएगी, घिसने लग जाएगी, और ये ऐसे पकड़ने लग गया शेप, इधर की शेप ऐसे होने लगी। तो ये शेप देखते देखते ये नुकीली शेप बन गई पत्थर की। जब ये पत्थर की नुकीली शेप बनी तो इन लोगों ने कहा यार अब शिकार, अब पत्थर के अकॉर्डिंग यहाँ से शिकार करेंगे, इस पत्थर की शेप बना ली। अब पत्थरों के अंदर क्या कर रहे हैं, ये बदलाव कर रहे हैं, और पत्थर की शक्ल को कैसे कर लिया बच्चे, पत्थर के यानी पत्ते के आकार का कर लिया, नुकीला बनाया। इसी नुकीले पत्थर से अब ये क्या करने की कोशिश करेंगे, शिकार करने की। यानी मीजोलियोथिक एज में इन्होंने पत्थरों में क्या करने की कोशिश की, बदलाव। अच्छा, उसके बाद मीजोलियोथिक एज में और चीज हुई क्या, मध्य पाषाण काल में आते आते एक तो पत्थर बदल गए, दूसरा इन लोगों ने एक और चीज सीख ली क्या, इसके अंदर इन लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन बनाने सीख गए। क्या सीख गए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के क्या बनाने सीख गए, बर्तन बनाने सीखे इन लोगों ने। ठीक है जी, यहाँ पर क्या सीखा बच्चे, मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे। यहीं पर इंसानों के शरीर को दफनाने की प्रक्रिया सीख ली इन लोगों ने, इंसानों के शरीर को दफनाने की प्रक्रिया। ठीक है जी, इंसानों के शरीर को दफनाने की प्रक्रिया सीख ली। जैसे कोई इंसान मर जाता था तो ये देखते थे यार बॉडी लंबे टाइम तक जब पड़ी रहती है तो बड़ी सड़ती रहती थी। तो इन लोगों ने पहली बार क्या किया, इंसानों को दफनाने की प्रक्रिया सीखी। आप लोगों को एक जगह बताता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह पड़ती है श्रीनगर। इसी श्रीनगर के पास एक जगह है बर्जहोम। इसी बर्जहोम में जब इसके अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में खुदाई चल रही थी तो यहाँ पर 3 समाधियां दिखाई दी, जिसमें से 2 कपल थे और एक कुत्ते की समाधि मिली। और इसका मतलब वहां पर पहले के समय में जब भी कोई इंसान मरता था और उनके साथ कोई कुत्ता पाला जाता था, वो कुत्ता भी जब उनके साथ मर जाता था तो उन तीनों को एक साथ ही जगह पे दफना देते थे। ये पुराने समय की प्रथा थी, बर्जहोम में चलती थी, और ये मेसोलिथिक एज के टाइम पीरियड की थी। तो मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे, दफनाने की प्रक्रिया सीखने लग गए। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतता गया, तो इस टाइम पीरियड में जब हम पहुंचे, कौन से टाइम पीरियड में सर, न्यूलियोथिक एज में जब हम पहुंचे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहली बार यहाँ पर हमने क्या करनी सीखी बच्चे, खेती। अब खेती कैसे करनी सीखी, अब एक दिन हुआ क्या कि तो इंसान जब खाने की तलाश में भटक रहा था, तो भटकते समय एक पेड़ से अचानक एक बीज गिरा। वो बीज जब गिरा जमीन के अंदर चला गया, वो जमीन के अंदर गया तो इन्होंने ये चीज तो देख ली, जमीन के अंदर चला गया। कुछ समय के बाद देखा उसी जमीन के बिल्कुल बगल में वहां पर एक पेड़ निकल आया। इनको समझ में आया यार बीज से पेड़ भी निकल आते हैं, ये तो नई चीज है। इन लोगों ने बहुत सारे उठाए, कहीं कहीं के बीज अलग अलग जगह के, और उन्हीं बीजों को यूज कर करके इन लोगों ने जमीन में बोने की कोशिश की, और बोने से इनको पता लगा यार तो खेती भी हो सकती है। इन लोगों का दिमाग चल गया, कहता है अब हम लोग खेती करेंगे। जब खेती करने लगे इंसान अब भटकना छोड़ देता है, क्यों, क्योंकि जहां पर खेती करेगा वहां पर वो फसल उगाएगा, वहीं पर रहना शुरू कर देगा, क्योंकि अब खेती को छोड़ के तो जा नहीं सकता। तो इंसान को यहीं से एक और सेटलमेंट सीखनी पड़ी, कौन सी, परमानेंट सेटलमेंट। यहीं पर इंसान बसना शुरू हो गया, क्या होना शुरू हो गया, सेटलमेंट होना शुरू हो गया। तो कौन से टाइम पीरियड में सेटल होना शुरू हुआ था, न्यू लियोथिक एज में। कौन से टाइम पीरियड में, न्यू लियोथिक एज में ये सेटल होना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है बच्चे, तो सेटल्ड होना शुरू करना शुरू कर देगा। और ये सारी घटनाएं कब कब की हैं, तो बोलो पैलोलियोथिक एज से मेसोलियोथिक, और मेसोलियोथिक से न्यू लियोथिक एज। तो ये सारी के सारे पीरियड में, यानी कि सारी की सारी चीजें इस टाइम पीरियड में चल रही है। यहीं पर इंसान ने एक और चीज सीखी, क्या, यहीं पर इंसान ने बनाना सीखा क्या, बैलगाड़ी।
बैलगाड़ी क्यों, बैलगाड़ी क्यों बनाई? क्योंकि भैया बहुत सारा जब खेती करेगा तो अनाज आएगा, उस अनाज को ले जाने में बड़ी दिक्कत होती, सर पे लादा नहीं जाता था। तो उस समय इन लोगों ने पहिए की खोज कर ली, उसी पहिए में बनाया लक्कड़ गाड़ी, बैलगाड़ी, और उसी में गाय भैंसों को आगे लगा के उसी से चलाने लगे। तो यहाँ से एक नया दिमाग आ गया कि बैलगाड़ी भी यूज हो सकती है, बैलगाड़ी भी बनाई। अनाज को उसी पे लाद के लेके जाते थे, तो बैलगाड़ी इसी टाइम पीरियड में हो गई। खेती का एक तरीके से निवारक इसी में कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट इसी में कर दी। यानी धीरे धीरे इंसान अपने अंदर क्या ला रहा है, बदलाव ला रहा है। ठीक है जी। इस टाइम पीरियड में बहुत पिछड़ा था, इसमें थोड़ा डेवलप हुआ, इसमें और डेवलप होना शुरू हो गया न्यूलियोथिक एज में। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि इंसान शिकार करने के बाद घूम रहा होगा जंगल में, तो खाने के बाद इसको लगी बड़ी प्यास। तो भैया प्यास लगी तो ये जहां पर तालाब होता था उसी तालाब से पानी पीते थे। अब पता लगा तालाब तो सूख गया यार। तालाब सूख गया तो ये पानी की तलाश में भटकने लगे, बेचारे भटकने लगे। तो ये ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर एक बहुत सारे पानी का फ्लो बह रहा था, यानी नदी दिखाई दी इनको। इनने कहा यार, ये तो बहुत बढ़िया नदी है, ये जंगल से बाहर निकल कर इनको नदी दिखाई दी। इनने का एक काम करते हैं, दबा के खूब खींच के पानी पिया इन लोगों ने। पानी पीने के बाद इनको ऐसा लगने लगा कि यार ये कितना जरूरी है, नदी ना होती तो शायद आज हम मर जाते। इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, जंगल में जाने से अच्छा यहीं घर बना लेते हैं और यहीं के बगल बगल नदियों के किनारे बसने लगते हैं। जिससे ये होगा कि जब भी हमें पानी की प्यास लगेगी तो हम आराम से पी तो सकते हैं। और रही बात खाने की, तो जब जान हमें प्यास लग रही है तो जानवरों को भी लगेगी, तो जानवर जब इधर पानी पीने आएंगे मार के खाया करेंगे। तो खाने का भी बंदोबस्त हो गया, पानी का भी। तो इन लोगों ने यहाँ पर धीरे धीरे अपने लिए क्या बना लिया, घर बनाने शुरू किए। और टूटे फूटे घर, और यहीं पर बसने लगे। तो यहाँ पर जब बहुत सारे लोग बसने लगे ना, इसको बोला गया सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन आ गई, जो कि एक कौन सी नदी के किनारे बस रही थी, इंडस नदी के किनारे। इसलिए इसका नाम रखा इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई बच्चे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कहानी हुई कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आई तो उस टाइम पीरियड पर याद रखना, ये टाइम पीरियड चलता है बच्चे 2500 बीसी से लेकर, ये चलता है आपका 1500 बीसी तक। कब तक चलेगा? 1500 बीसी तक चलेगा। ये चलेगा आपका कब तक? 1500 बीसी तक रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर याद रखना बच्चे, ये चलेगा आपका 1500 बीसी तक चलना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक प्रॉब्लम थी कि इस सिविलाइजेशन में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बच्चे यहाँ के जितने भी लोग थे, ये लोगों को लिखना तो आता था, पर ये लिखते थोड़ा अजीब टाइप की लिपि में थे, जिसे पिक्टोग्राफी बोलते हैं। यहाँ के लोगों ने कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक नए तरीका ढूंढ लिया, पिक्टोग्राफी सीख ली। पिक्टोग्राफी एक ऐसी चीज होती है जिसमें पिक्चर के फॉर्म में अपनी सारी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। पिक्चर के फॉर्म में जब हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं तो बच्चे इसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफी। उस समय इंसान ऐसे लिखता था, मान के चलो मुझे कहना है कि मैं कल घर जाने वाला हूँ, तो मैं ऐसे लिखता था, मैं कल घर जाऊंगा। तो ऐसे बातों को लिखते थे, ऐसा लग रहा है ना पिक्चर के फॉर्म में बातें लिखी गई हैं। तो ये हमेशा ऐसे लिखी जाती थी, उल्टी दिशा में ऐसे लिखते थे, यानी एस फॉर्मेट में लिखते थे ऐसे। तो इस फॉर्मेट को बोलते थे पिक्टोग्राफी, यानी कि जैसे उर्दू लिखी जाती है ना उल्टे हाथ से, तो इसे कहते थे बच्चे लेफ्ट टू राइट चलती थी, फिर राइट टू लेफ्ट चलती थी, फिर लेफ्ट टू राइट चलती थी, इसे पिक्टोग्राफी बोलते थे। पिक्टोग्राफी याद रखना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई ओरिजिनेट। लेकिन इसके बारे में आज तक किसी को भी नॉलेज नहीं थी कि ये लिखी कैसे जाती है और किस लिए काम आती है। तो पिक्टोग्राफी याद रखना बच्चे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। ठीक है जी। और ये टाइम पीरियड था 2500 बीसी से लेकर कब तक रहेगा, 1500 बीसी तक रहा। यहीं के लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, यहीं पर टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिसका नाम था बच्चे चार्ल्स मैसन। ठीक है जी, चार्ल्स मैसन। इसी में आएंगे आपके कनिंघम। कौन आएंगे? कनिंघम आने शुरू होते हैं। तो कई सारे व्यक्ति यहाँ पर आएंगे जिन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर कई सारी सिविलाइजेशन के ऊपर काम किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साइन बोर्ड मिला। एक क्या मिला? साइन बोर्ड। जब इस साइन बोर्ड की बात की गई तो पता लगा कि भाई इस साइन बोर्ड में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो आज तक कोई इंसान पढ़ ही नहीं पाया। तो इसकी वजह से यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई भी बातें जो लिखी जाती थी वो डिकोड ही नहीं हो पा रही थी इंडस वैली के लोगों में। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इंडस वैली में क्या हुआ। इंडस वैली के बाद कहानी पहुंची धीरे धीरे, जब लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू कर दिया, शहर बस गया पूरा। जब शहर शुरू बसने लग गए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्ञानी पैदा हो गए। वो ज्ञानी लोग क्या करने लगे, एक पेड़ के नीचे बैठकर वैदिक पीरियड के ऊपर काम करने लगे। किसके ऊपर? वैदिक पीरियड, यानी कि वेदों के ऊपर काम करने लगे, कुछ बातें लिखने लगे जिन्हें वैदिक पीरियड कहा गया।
वैदिक पीरियड दो हिस्सों में बढ़ गया बच्चे, एक होता है प्री वैदिक, एक होता है पोस्ट वैदिक। जो प्री वैदिक था, इसमें इसी में हम एक बात करते हैं किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। इसी में बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में, और इसी में बात करते हैं बच्चे आपका सामवेद के बारे में। ये तीन वेद तो आपके इसी में आते हैं। और पोस्ट वैदिक में एक लास्ट वेद आता है जिसे कहते हैं अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। ये हमारा कौन सा वेद है, ये हमारा चौथा वेद है। अच्छा, प्री वैदिक का टाइम पीरियड कब से कब तक था, ये 1500 बीसी से लेकर रहा था 600 बीसी तक। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, सॉरी 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ये टाइम पीरियड था इसका। और ये था 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है जी, ये 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में, तब अथर्ववेद चला। इसमें टोटल हम 4 वेदों के बारे में पढ़ते हैं। प्री वैदिक क्या है, यानी 4 वैदिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बच्चे हम लोग वैदिक पीरियड तक बचा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक पीरियड से आगे लेके चलेंगे, जिसमें मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।